तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। कल दोपहर 3 बजे से मतगणना को लेकर बैठक होगी। ईवीएम पर सजगता, मुस्तैदी और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कल दोपहर 3 बजे से मतगणना को लेकर बैठक होगी। ईवीएम पर सजगता, मुस्तैदी और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। यानी कि इंडिया गठबंधन की पूरी नजर ईवीएम पर है और ईवीएम को लेकर वो पूरी तरीके से सजग है और मुस्तैद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। कल दोपहर 3 बजे से मतगणना को लेकर यह बैठक होगी। तो 1 जून को इंडिया गठबंधन की यह बड़ी बैठक होगी और कल ही लोकसभा चुनाव की आखिरी और अंतिम यानी 7वें चरण का चुनाव है, यानी वोटिंग होगी कल। और कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक है। कल दोपहर 3 बजे से मतगणना को लेकर बैठक होगी। आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आएंगे। उसी के मद्देनजर वोटिंग को लेकर ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, मुस्तैदी और सजगता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई। कल दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 जून को इंडिया गठबंधन की यह बड़ी बैठक होगी और यह बैठक तब जब कल ही लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। तो 8 राज्यों की कुल 57 सीटों पर कल वोटिंग है और इस वोटिंग के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह अपने आवास पर यह बैठक बुलाई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से कल लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग है और कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष एक बैठक बुलाते हैं अपने आवास पर। एक तो इस बैठक के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? कौन कौन से नेता हैं जो बैठक में शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी सजगता, सतर्कता है जिसको लेकर इसमें चर्चा होगी? इसको लेकर पहले तो आपके पास क्या जानकारी है? देखिए शिवम, बिल्कुल अगर मैं बात करूं, कल 1 तारीख है और 1 जून जो कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण का कल जो है मतदान होना है। और इसी बीच कल इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी है ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं यानी विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि ममता बनर्जी ने पहले ही इस इंडिया गठबंधन की बैठक से किनारा कर रखा है, तो निश्चित तौर पर संभावना जताई जा रही है कि कल इंडिया गठबंधन की होने वाली इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होगी। वही अगर मैं बात करूं मुद्दों की, तो क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है और जो विशेष तौर पर मुद्दा रहने वाला है कि किस तरीके से 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो रणनीति है उस पर बातचीत की जाएगी। किस तरीके से, चाहे वो ईवीएम की बात करें, स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी की बात करें, लेकिन समय समय पर विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लगातार ईवीएम की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर भी सवाल जरूर खड़े करते रहते हैं। इसी को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और इसी को लेकर के कल ये एक अहम बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है। जी शिवम। अजीत, जिस तरीके से एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे के वो साधना में लगे हुए हैं, अमित शाह वो दर्शन करने में लगे हुए हैं, कल वोटिंग है। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन अब कल बैठक कर रहा है। क्या ये सवाल वाजिब है कि इंडिया गठबंधन को ये उम्मीद है कि जिस तरीके से चुनाव गए हैं, अगर तो उनकी सरकार आ जाए तो ये मीटिंग एक तरीके से ये कह सकते हैं क्या कि ये प्री प्लानिंग है कि अगर हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट आया तो एग्जीक्यूशन होने में समय ना लगे?
बिल्कुल शिवम, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शुरू से ही जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके अंदर जो विश्वास जो देखने को मिला, आत्मविश्वास से भरपूर तमाम जो नेता है वो नजर आए हैं। और बार बार जिस तरीके से, विशेषतः अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को इस बार जो निशाने पर लिया है और जिस तरीके से कहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है, तो उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर ये बैठक की जो संभावना जताई जा रही है कि अगर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता है तो किस तरीके से कौन सी रणनीति के तहत आगे कि जो काम है वो करना है और किस तरीके से, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से लगातार एक और जहां मोदी सरकार की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी लगातार 400 पार का जो नारा दिया गया है और वो भी उनका भी आत्मविश्वास में वो भरपूर देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन सब चीजों को लेकर के कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आगे किस तरीके से काम करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का भी चेहरा कोई अभी तक नहीं सामने आया, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठकें मानी जा रही है। जी श्री अजीत, इस बैठक के अनाउंसमेंट के बाद जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये मानना है कि इस बैठक में ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसको लेकर भी लगातार अलग अलग खबरें हैं और किंवदंतियां हैं कई चीजों की। माना यह जा रहा है कि सीट को लेकर है, जबकि ममता बनर्जी, अभी आप ही ने बताया कि वो किन्हीं वजह से या एक तरीके से खुद को किनारा कर रही हैं इस बैठक से। तो ये बैठक के क्या अभिप्राय हैं? क्या प्रधानमंत्री वाला जो ये सवाल बीजेपी बार बार कर रही है कि आपका चेहरा कौन है, इस पर भी क्या इस बैठक में बातचीत हो सकती है? क्या इस पर भी अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए शिवम, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस बैठक में विशेष तौर पर, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का कोई जो चेहरा है वो इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनते तो उसके मद्देनजर भी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किस तरीके से अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो सरकार किस तरीके से बनानी है, कौन कौन किस किस दल को किस किस तरह के जो मंत्री पद है, वो इन तमाम चीजों को लेकर के संभावना जताई जा रही कि कल यानी 1 जून को होने वाली इस बैठक में ये चर्चा भी हो सकती है। नहीं अजीत, एक सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक तरीके से अटैक किया भारतीय जनता पार्टी पर कि प्रधानमंत्री एक तरीके से ढकूसलेबाजी कर रहे हैं, जाकर के 45 घंटे वो ध्यानमग्न हो रहे हैं, ये एक तरीके का ढकूसलेबाजी है। लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इस बार के चुनाव में, इस बार जिस तरीके से लड़ाई हुई है वो एक्टिव दिख रहे हैं, वरना 7वें चरण का चुनाव, आखिरी चरण का चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन बैठक हो रही है। इसका मतलब ये क्या चुनाव परिणाम भी दो तरफा हो गया है? किसी को यह अनुमान नहीं है कि रिजल्ट किधर जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से शिवम, राजनीतिक पंडित भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव परिणाम को लेकर के बहुत चिंतित है कि किस तरफ जो चुनावी जो मोड़ है वो जाएगा, आखिरकार परिणाम किसके पक्ष में होगा। शायद इसी का परिणाम है कि बीते 30 जून यानी कि जब चुनाव प्रचार, 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो राहुल गांधी ने विशेष तौर पर एक वीडियो संदेश उन तमाम कार्यकर्ताओं को भेजा जिसमें उनको शुभकामनाएं दी, उनको विशेष तौर पर उनका आभार व्यक्त किया कि किस तरीके से उन्होंने डट करके इस चुनाव में अपना मुकाबला किया और भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए खड़े हुए। तो लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस बार जो अभी 1 जून का जो मतदान है वो होना है और उससे पहले अगर इंडिया गठबंधन अगर ये बैठक बुला रही है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी जीत को लेकर के आत्मविश्वास। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली भी बड़ी खबर गंगोत्री से आ रही है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरी है और चट्टान गिरने की वजह से लोग दब गए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं और पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर वाहनों को रोक दिया गया है। पुलिस मार्ग सुरक्षित होने पर वाहनों को आगे छोड़ा जाएगा और इस पूरी घटना में 8 लोग घायल हैं। स्वास्थ्य केंद्र में उनको भर्ती कराया गया है। तो गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरे हैं और 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन तक इसकी चपेट में आए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं।
साथ में तो गंगोत्री से ये बड़ी खबर, ये देख सकते हैं आप किस तरह एम्बुलेंस में डालकर लोगों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये लगातार तस्वीरें देखिए। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे और इसमें देखिए 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन तक इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए हैं और पत्थर गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। 8 लोग बुरी तरीके से घायल। साथ में भेज दो ना उसको भी। इसके साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगोत्री से। उपेंद्र, ये कितने बजे ये हादसा हुआ और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? फिलहाल उनकी हालत कैसी है? क्या कुछ जानकारी आपके पास इस घटना को लेकर? जी शिवम, मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री में आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें लगभग 8 से 10 लोग जो घायल हुए हैं। तो 2-3 गाड़ियां यहाँ पे अचानक वो पहाड़ी से पत्थर आने के कारण जो यहाँ पे दब चुकी है, काफी लोगों को चोटें आई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और जिला प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने में लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो यात्रा है दोनों तरफ रोक दी गई है। आवाजाही जो यहाँ पर है वो बंद कर दी गई है। ऊपर अभी भी लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने से खतरा बना हुआ है, जिससे कि दोनों तरफ की यात्रा को रोक दिया गया है। जो यहाँ पे घायल जो लोग हुए हैं उनको हर्सिल पहुंचा दिया गया है। हर्सिल से जो लोग ज्यादा सीरियस है उनको अब यहाँ पे उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम और एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर जो बनी हुई है और लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। उपेंद्र, ये हादसा कितने किलोमीटर के दायरे में हुआ है और इस हादसे की चपेट में लगातार हम विजुअल देख रहे हैं कि 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन तक इसकी चपेट में है। इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी है? कितने वाहन इसकी चपेट में है और कितना दूरी तक ये लैंडस्लाइड हुआ है या कह लीजिए कि पत्थर गिरने, चट्टान गिरे जिससे ये हादसा हुआ है? इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी शिवम, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 500 से 700 मीटर के बीच में जो ये पत्थर है, पहाड़ी के पत्थर जो लगातार गिरे हैं, ये 700 या 1 किलोमीटर का टोटल एरिया है और लगभग 4 से 5 गाड़ियां अभी भी यहाँ पर 2 गाड़ियां अभी जो यहाँ पे दबी हुई है। कई गाड़ियों को अभी काफी क्षति नुकसान हुआ है और यहाँ से 8 लोग जो अभी घायल बताए जा रहे हैं, जो अभी हर्षिल। ठीक है उपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से गंगोत्री हाईवे पर ये बड़ा चट्टान गिरा है और इससे यह हादसा हुआ है, इस हादसे में कितने लोगों के हताहत होने की खबर है और उनका इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, उनकी क्या हालत है? क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे घटना को लेकर? अभय, देखिए, ये दुखद हादसा कहा जा सकता है कि गंगोत्री हाईवे पर जिस प्रकार से इस समय यात्रा सीजन में ये बोल्डर गिरने की घटना वहां पर घटी है, उस पूरे घटनाक्रम में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि अभी तक यहां पर हो चुकी है। 5 लोगों के घायल होने की बात अब तक प्रशासन की तरफ से यहां पर कही गई है, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल यहां पर बताया जा रहा है, जिसके इलाज के लिए कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से हेली की आवश्यकता यहां पर भेजी गई है और उसको हेली के माध्यम से हाई सेंटर रेफर करने का काम यहां पर किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से घटना वहां पर घटी है गंगोत्री हाईवे पर, ऐसे में कहा जा सकता है कि कई और लोगों की भी चोटें वहां पर आई है और जो सूत्र अभी तक बता रहे हैं, जो प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिल पाई है, उसमें एक ही परिवार के 3 लोगों के इस घटना में हताहत होने की खबर यहां पर मिल रही है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि चक्रोता तहसील के सुभाष बोनियाल नाम का व्यक्ति है, जिसके पत्नी और बच्चे वहां पर इस पूरी घटना में वहां पर शामिल बताए जा रहे हैं, जो हताहत वहां पर हुए हैं। इसके अलावा कई और लोग भी वहां पर हताहत हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से जब भी वो पहाड़ी मार्ग पर गुजरे तो इस तरह की घटना से पहले ही वो सावधान होते हुए वहां पर चले। प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची हुई है, जो क्षेत्रीय जो विधायक है वो भी वहां के लिए रवाना हो रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि जो हताहत जो लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें वहां पर रवाना कर दी गई है और उनको हाई सेंटर या फिर जो दूसरे जिला चिकित्सालय है वहां पर भेजने की तैयारी चल रही है। जी एक से अब अभय, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ अर्पण यदुवंशी जुड़ गए हैं, उत्तरकाशी एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पण जी, यह हादसा जो हुआ है गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरने की वजह से, ये क्या बड़ा हादसा है, खास करके तब जब चारधाम यात्रा चल रही हो। इसमें कितने लोगों के हताहत होने की खबर है और क्या कुछ जो है सुविधा प्रशासन की तरफ से उन्हें मुहैया कराई जा रही है?
अर्पण जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, यह हादसा और भी बड़ा और भयावह हो जाता है, खासकर तब जब चारधाम यात्रा सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चल रही हो। सवाल मेरा यह है कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था प्रोवाइड कराई गई है? अभी तक जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत कैसी है, किस हालात में है वहां के लोग, और क्या एम्बुलेंस से लेकर जो भी ऐसे हादसों के समय में सुविधा देनी चाहिए, क्या वो सुविधा वहां पर है? जी बिल्कुल, जैसे ही ये सूचना यहाँ पर मिली कि घटना गंगोत्री हाईवे पर हुई है, बोल्डर गिरने से कई लोग हताहत वहाँ पर हुए हैं, तो एक कहा जा सकता है कि जो स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की जो टीमें थी वो तुरंत अपने नए उपकरणों के साथ मौके पर वहाँ पर पहुंची है। जो लोग हताहत थे उन्हें वहां से निकालने का काम किया गया और अस्पताल की जो ये कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें वहां पर पहुंची है उनके द्वारा फर्स्ट एड की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई गई। एम्बुलेंस के माध्यम से सभी हताहतों को जो जिला चिकित्सालय केंद्र है वहां पर लाने का काम वहां पर किया जा रहा है। उसमें अभी तक जो सूत्र जानकारी मिल पाई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से यहाँ पर घायल बताया जा रहा है, जिसके हायर सेंटर भेजने की तैयारी वहां पर चल रही है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे हताहत हुए जो यात्री श्रद्धालु वहां पर है, उनके भी इलाज के वहां पर चल रहा है। जी ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उपेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और घटना की पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश भर में प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है। जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ों से हाल बेहाल हो चुका है। आपको बता दें कि 7 राज्यों में हीट वेव से लेकर 79 लोगों की मौत हो गई हीट वेव से। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ों से हाल बेहाल हो चुका है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब तक 7 राज्यों में हीट वेव से यानी गर्मी के लू से 79 लोगों की मौत हुई है। 79 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश भर में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है, जीना दुश्वार हो चुका है। जानलेवा गर्मी लू के थपेड़ों से लोगों को जिंदगी से मौत की तरफ खींच रही। तो 7 राज्यों में हीट वेव से 79 लोगों की मौत। यह खौफनाक आंकड़े, लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में इस तरह मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहां देश भर में प्रचंड गर्मी से सबका हाल बेहाल है। देश भर में देश के कई राज्य हैं जहां पर गर्मी का प्रकोप, गर्मी का तापमान 52 डिग्री से भी सेल्सियस से भी ज्यादा चला गया है। तो 7 राज्यों में हीट वेव से 79 की मौत। देश का कोई भी राज्य हो, गर्मी की चपेट से कोई बचा नहीं है। लगातार जिस तरह से गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है, वो देश भर में प्रचंड गर्मी से सबका हाल बेहाल हो गया है। घरों के बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। जानलेवा गर्मी से, लू के थपेड़ों से हाल बेहाल हो चुका है। तो 7 राज्यों में हीट वेव, इस वक्त देश में हीट वेव एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अस्पताल में इससे तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 79 लोगों की मौत अब तक हीट वेव से हो चुकी है रजिस्टर्ड आंकड़ों के मुताबिक। तो जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ इस वक्त पूरे देश का हाल बेहाल करके रख दिए हैं। और लगातार गर्मी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, देश का कोई शहर, कोई कोना नहीं होगा जहां पर इस वक्त गर्मी का प्रकोप ना देखने को मिला। लगातार इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से गर्मी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, कभी 48 तो कभी 49, कभी 51 तो कभी 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जा रहा है। ये जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रहा है, ये कितना खौफनाक और खतरनाक है? देखिए शिवम, राजस्थान के लिहाज से जब हम गर्मी की बात करते हैं तो ख्याल में आता है वो रेगिस्तान में तपती धूप,
तेज हवाएं, लू के थपेड़े। ये आकलन महज एक परिभाषा नहीं है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दशक के बाद ये जो गर्मी इस बार राजस्थान और तमाम पूरे देश में ही इस बार गर्मी ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये भयावह तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है और अब तक हीट वेव से 79 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में इस अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।